आपका जो क्लास शुरू होने वाला है वो शुरू होगा आपका मगध साम्राज्य से। क्या पढ़ना है आपको? मगध साम्राज्य। ठीक है, इतिहास में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं बच्चे, आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब आता है मगध साम्राज्य। तो मगध साम्राज्य को समझेंगे। तो मगध साम्राज्य दरअसल में है क्या? तो मगध बताओ, मगध की राजधानी बताएंगे। एक बार मैं आपको बता चुका हूं। 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था, क्या था ये? सबसे शक्तिशाली महाजनपद मैंने आपको बताया था, मगध था आपका सबसे शक्तिशाली महाजनपद, सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। इतनी बात तो आप सभी जानते हैं। ठीक है, और अगर वर्तमान स्थिति की बात करें इसकी, वर्तमान में कहाँ पड़ेगा? वर्तमान स्थिति की बात करते हैं इसकी, तो वर्तमान स्थिति इसकी है, ये आपका बोले तो हम पूर्वी उत्तर प्रदेश, ईस्ट यूपी जो है आपका, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार वाला क्षेत्र, ये शुरुआती क्षेत्र था। और बाद में इन्होंने अंग को भी जीत लिया था। अंग किधर था? पश्चिम बंगाल की तरफ था। ये कौन सा वाला क्षेत्र है? अंग प्रदेश का क्षेत्र है। मैंने आपको बताया था कि बिंबिसार ने अंग को जीत करके वहां पर उपराजा किसको बना दिया था? अजातशत्रु को बना दिया था। ठीक है, अगर पूछे मगध साम्राज्य का, नोट करना, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, भाई मैंने आपको वहां महाजनपद काल जब लिखवाया था, मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष है, बोलेंगे एक बार? मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6ठी शताब्दी में हुआ था। तो कभी भी पूछे मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? 6ठी शताब्दी में। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? अगर हम पूरे मगध साम्राज्य को पढ़ते हैं तो एग्जैक्ट ईयर इसका आता है 544 बीसी से लेकर के 185 ईसा पूर्व तक का जो ये इतिहास है, ये सारा है मगध साम्राज्य का इतिहास। इसमें कौन कौन से राजा हुए, किस तरह के राजा हुए, है ना, ये सभी पढ़ेंगे हम। और मगध साम्राज्य में वंश कौन कौन से आते हैं आपका? एच, एस, एन और फिर एम। ठीक है, एक तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम हर्यक वंश को। ये मगध साम्राज्य के वंश है क्रमानुसार। सबसे पहले इस पर हर्यक वंश ने शासन किया। फिर आएगा आपका शिशुनाग वंश, तो ये क्रम पूछ लिया जाता है। शिशुनाग वंश आया आपका, शिशुनाग वंश। फिर आपका इसमें आया नंदवंश, और नंदवंश के बाद में, नंदवंश जब सिकंदर आक्रमण करेगा भारत में, और इसके बाद है इसमें मौर्य वंश। ठीक है, तो 4 वंश आपको कभी नहीं भूलने हैं ये। तो क्रम भी इनका याद रखना है कि मगध की गद्दी पर 4 क्रम से जो शासन किया, सबसे पहले हर्यक वंश ने, फिर शिशुनाग वंश ने, फिर नंद वंश ने, और फिर मौर्य वंश ने शासनकाल किया। तो ये मगध के बारे में जो बताया जाता है, पुराणों में बताया जाता है कि मगध तो महाभारत के समय भी था, है ना। तो जैसे एक बात बताओ, यश के नाम से महाभारत किस किस ने देखी है? तो आपने देखा होगा भीम का एक युद्ध हुआ था जरासंध से। तो भगवान श्री कृष्ण की मदद से पांडुपुत्र अर्जुन ने किसको? जरासंध को द्वंद्व युद्ध में हरा दिया था। तो ये दरअसल में जो मगध साम्राज्य है, अगर इसको प्राचीन, बहुत प्राचीन से पढ़ते हैं, तो मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष कहा जाता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो माना जाता है। तो 2 तरह से प्राचीन मगध को पढ़ेंगे हम। एक तो प्राचीन मगध हुआ, प्राचीन मगध साम्राज्य के संस्थापक, या मगध भी बोल सकते हैं आप किसको। तो कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में भी, मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो बृहद्रथ था। और मगध साम्राज्य की एक खास बात है कि बृहद्रथ नामक शासक पर शुरू होगा, और एक बृहद्रथ नाम का ही शासक होगा जो मगध साम्राज्य का अंतिम शासक होगा। बोलेंगे एक बार, पहला शासक भी बृहद्रथ और अंतिम शासक भी कौन हुआ? वो बृहद्रथ हुआ। ये कौन सा बृहद्रथ है? ये है महाभारत कालीन, महाभारत कालीन, महाभारत के समय था ये। ठीक है, और महाभारत कालीन में बृहद्रथ का ही पुत्र हुआ था। इसी का पुत्र था जरासंध, जरासंध जिसको भीम ने हराया था। ठीक है, तो ये तो हुई महाभारत कालीन मगध की बात, महाभारत कालीन मगध की बात। और इनकी राजधानी जो थी, इनकी राजधानी थी गिरिब्रज। क्या राजधानी हुआ करती थी इनकी? गिरिब्रज राजधानी हुआ करती थी।
ठीक है, तो ये तो प्राचीन मगध है आपका, एंशिएंट मगध है। तो इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? बृहद्रथ थे, और ये है महाभारत कालीन। लेकिन अगर हम बात करते हैं भैया आधुनिक मगध की, आधुनिक मगध जो जिसको हम इतिहास में पढ़ते हैं, जहां से प्रश्न बनते हैं, वो आधुनिक मगध शुरू होता है आपका हर्यक वंश से। तो मगध पर पहला साम्राज्य कौन से वंश का हुआ? सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, है ना, सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे एक बार। ठीक है सर जी, 13 मिनट बाद चलिए क्लास रिपीट कर दीजिए। ठीक है भैया, रिपीट कर देता हूँ एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, कोई नहीं। हम पढ़ रहे थे मगध साम्राज्य, जो 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था। ठीक है, सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। इसकी वर्तमान सीमाएं कहाँ हैं? पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल। बंगाल में क्यों? क्योंकि अंग राज्य को किसने जीत लिया था? बिंबिसार ने जीत लिया था, और वहां पर अजातशत्रु को शासक बना दिया था। तो इसका उत्कर्ष अगर आपसे पूछता है तो 6ठी शताब्दी में बोलेंगे आप, और पूरा इसका काल पूछें तो ये 6ठी शताब्दी ना, 544 बीसी से लेकर के 185 बीसी तक, यानी कि यहां तक मौर्य वंश रहेगा आपका। और शुरुआत कहां से होगी? 544 में हर्यक वंश से। तो ये सारा काल किसका है? ये सारा काल था मगध साम्राज्य का। ठीक है, मगध साम्राज्य पर वंश कौन कौन से हुए? HSNM, हसना हसना मना है, ऐसे बोलना, हसना मना है। तो क्या बोलेंगे? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। अब बात आती है प्राचीन जो मगध था, या मगध पूछे आपसे, मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो आपको बताना बृहद्रथ, जो कि महाभारत कालीन थे। अब आते हैं आधुनिक पर। किस पर? आधुनिक मगध पर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं भैया किसको? और यहां एक और बात याद रख लेना, ये जो मगध मगध नाम है ना, तो मगध का सबसे पहला उल्लेख जो मिलता है, मगध साम्राज्य का सबसे पहला उल्लेख, साम्राज्य का सबसे पहला उल्लेख, सबसे पहला उल्लेख, उल्लेख मतलब इसके बारे में कहां बताया गया है, सबसे पहले कहां वर्णन मिलता है, सबसे पहले कहां देखने को मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। किसमें? अथर्ववेद में मिलता है। तो आपसे पूछ लेगा मगध साम्राज्य का वर्णन कौन से वेद में? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो आपको क्या लिखना है? हमेशा अथर्ववेद में मिलता है। फिर आते हैं इसके पहले साम्राज्य हर्यक वंश की तरफ। क्या रहेंगे? हर्यक वंश। तो जो बच्चे जानते हैं वो लिखेंगे। ये जो हर्यक वंश था, इसको स्थापित किसने किया था? किसने फाउंड किया था? हु वाज द फाउंडर ऑफ हर्यक वंश? बोलेंगे एक बार। नीतीश कुमार जी कह रहे सर थोड़ा सा लेट पढ़ाना शुरू करिए। ठीक है, थोड़ा सा लेट पढ़ाना शुरू करूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे भैया। हर्यक वंश, ये जो हर्यक वंश आया, सबसे पहले तो हर किसी भी वंश का टाइम पीरियड सबसे महत्वपूर्ण होता है कि कोई भी वंश कब से कब तक शासन कर रहा था। तो ये चला था हर्यक वंश 544 बीसी से लेकर के 544 ईसा पूर्व से लेकर के आपका 412 बीसी तक चला था। ठीक है, ये इसका टोटल टाइम पीरियड है हर पूरे हर्यक वंश का। तो इसमें कौन कौन से राजा हुए, इतिहास की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग विवेचना कर रहे होंगे। तो हर्यक वंश की बात आती है। हर्यक वंश 544 बीसी से लेकर के 412 बीसी तक का ये समय था, और इसके संस्थापक जो हैं, इसके संस्थापक हैं बिंबिसार। बिंबिसार, दो नाम एक जैसे आते हैं, बिंदुसार आएगा एक, मौर्य वंश में आएगा, लेकिन ये शासक है बिंबिसार, हमेशा याद रख लेना। और बिंबिसार का जो शासनकाल है, तो ये 544 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। ठीक है, और 544 से लेकर के 492 बीसी तक गद्दी पर बैठा रहा। अब मेरा आपसे लोगों से प्रश्न है, कितने वर्ष हो गए ये सारे? तो 44 तो ये वर्ष हो गए और 8 वर्ष ये हो गए, क्योंकि ये क्या है, घटता है। लेकिन दरअसल में आप इसको हमेशा ऐसे जोड़ो, 8 ये और 44 ये, 44 और 8 कितने हुए? 52 वर्ष। कितने वर्षों तक शासन किया था बिंबिसार ने गद्दी पर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 52 वर्षों तक, 52 ईयर्स तक इसने रूल किया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा शासनकाल है, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा शासनकाल है। ठीक है, देखो अकबर ने भी 49 वर्ष किया, औरंगजेब ने भी 49 वर्ष किया, शाहआलम द्वितीय में आपको मुगल साम्राज्य में पढ़ाऊंगा, उसने 46 वर्ष किया, जिसमें से 43 वर्ष वो एक्टिव रहा, 3 वर्ष एक्टिव नहीं रहा। तो सबसे बड़ा क्या है भारत के इतिहास का? सबसे बड़ा शासनकाल किस शासक का था? सबसे बड़ा शासनकाल
भारत के इतिहास का सबसे बड़ा शासनकाल, है ना, वो किसका है? बिंबिसार का है, बिंबिसार का। अन्य नाम क्या क्या है बिंबिसार के? किन किन नामों से इसको जाना जाता है? अन्य नाम, अन्य नाम जो प्रमुख नाम है इसके, मतलब प्रमुख नाम दिए जाते हैं, तो इसको श्रोणिक कहा जाता है। तो कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है श्रोणिक किस शासक का अन्य नाम था, तो अन्य नाम ये बिंबिसार का है। ठीक है, क्या बोलेंगे? बिंबिबार का। बिंबिबार नहीं रहे, बिंबिसार है। रोहन मलिक कह रहे हैं आप बच्चों का वेट नहीं करते हैं। बच्चे, मैं बोलता रहा हूँ, मुझे अभी अभी पता चला है, मैं वेट करूंगा। कल से जब आप सब लोग जुड़ जाएंगे क्लास से, तब मैं आपसे बोलूंगा कि कंटिन्यू करें। अगर आप लोग बोल देंगे तभी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? एक बार थम्स अप करें, मेरी बात आप समझ रहे हैं अभी? आज के लिए रियली सॉरी, मुझे नहीं अंदाजा था कि क्लास आप लोगों तक लेट पहुंच पाती है। तो कल से मैं आपको थोड़ा सा वेट करूंगा, जब आप सब लोग क्लास से जुड़ जाएंगे तब आपका इंतजार करेंगे। आज की क्लास में मैं बता रहा हूं आपको मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, जिसका संस्थापक थे बृहद्रथ, और उन्हीं के बेटे जरासंध थे, जिनको भीम ने मल्ल युद्ध या द्वंद्व युद्ध में हराया था। ठीक है, और इस पर 4 शासनकाल हुए हैं आपके, 4 प्रमुख राजवंश हुए हैं। HSNM, हसना मना है, हरियक, ठीक है, फिर शिशुनाग, फिर नागदशक, सॉरी जो आपके नंदवंश है, नागदशक नहीं नंदवंश, फिर आपका मौर्य वंश हुआ। ठीक है, जरूर जरूर बच्चे, कल से वेट करूंगा मैं आप लोगों का, प्रॉमिस है, जरूर वेट करूंगा, है ना? तो ये संस्थापक पर आ जाएंगे। अभी आप लोग हरियक वंश हम लोग पढ़ रहे हैं। हरियक वंश का शासनकाल पूछे तो टोटल भी पूछ सकता है आपसे, जोड़ करके बताओ मुझे कितने वर्षों तक रहा हरियक वंश। तो ये जोड़ घटाने आपकी साइड में होने चाहिए सब कुछ, है ना? संस्थापक बिंबिसार है, अन्य नाम श्रोणिक है। कहाँ शासन करता था? मगध की गद्दी पर शासन करता था। कहाँ? मगध की गद्दी पर यह शासन करता था। लिखेंगे, इसी ने अंग प्रदेश को जीता, इसी ने अंग प्रदेश को जीता, जो अंग महाजनपद था। ठीक है, अंग महाजनपद को जीता, महाजनपद जीता। अंग जो आपका पश्चिम बंगाल की साइड था, बिहार पश्चिम बंगाल की साइड, उस अंग को जीता था बिंबिसार ने। और वहां पर अपने पुत्र अजात शत्रु, क्या नाम है इसके पुत्र का? अजात शत्रु। अच्छा बताओ, अजात शत्रु के समय कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? अजात शत्रु को उपराजा बनाया, मतलब कंट्रोल जो दे दिया, वो कंट्रोल दे दिया किसको? वो कंट्रोल इसने दे दिया आपका अजात शत्रु को, है ना? उसको इसने कॉन्कर कर लिया, जीत लिया, और जीतने के बाद में क्या कर लिया? उसको अजात शत्रु को सौंप दिया। अब अजात शत्रु वहां पर उपराजा है, कहां पर? अंग प्रदेश में। ठीक है, और इसने तो मतलब ये क्या कर रहा है, आपको एक बात समझनी होगी, मगध साम्राज्य को विस्तार कर रहा है। मगध साम्राज्य कैसे बढ़ाया जा सकता है ना? सभी राज्यों की स्थिति मैं आपको बता चुका हूं महाजनपदों की पहले ही। तो ये जो महाजनपद थे, ये तो इनका विस्तार करना चाह रहा है। तो विस्तार कैसे किया? इसने सबसे बड़ा साधन बनाया विवाह संबंधों को। ठीक है, इसको लगा कि इसको नहीं जीत सकते तो इनसे शादी कर लो, और जो शादी होती है रिश्तेदार तो सबसे बड़ा हो जाता है ना। तो इसने क्या लिया? विवाह संबंधों का। तो पूछा जाता है, बिंबिसार ने राज्य की सीमाओं को विस्तार करने के लिए कौन से एक, ऐसे बोल सकते हैं हम, किस विधि पर कार्य किया था? तो विवाह संबंधों पर कार्य किया। ठीक है, राज्य को विस्तृत करने के लिए, या राज्य विस्तार के लिए, राज्य को विस्तृत करने के लिए, विस्तृत मतलब बड़ा करने के लिए, विस्तृत करने के लिए विवाह संबंधों का सहारा लिया। क्या बोलेंगे? विवाह का सहारा इसने लिया। और इन विवाह संबंधों में इसके प्रमुख विवाह कौन कौन से थे? तो इसने भैया जो शादियां की हैं, शादी इसने सबसे पहले की थी किससे? जैसे अगर हम बात करते हैं महाकोसला से, चेलना से, छेमा से, तो याद कर लेना, एक शादी तो इसकी पत्नी का नाम बता रहा हूं मैं, एक शादी तो इसने की महाकोसला से। किससे? महाकोसला इसकी पत्नी का नाम है। एक शादी इसने की चेलना से, चेलना इसकी पत्नी का नाम है। और एक शादी इसने की छेमा से। किसने? छेमा से इसने शादी की। अब ये महाकोसला कौन है? क्यों शादी की इसने महाकोसला से? तो महाकोसला जो दरअसल में थी, ये आपकी राजकुमारी थी, कहाँ की? कोसल की, कोसल की राजकुमारी थी। तो निकला इस बात को, कोसल जो था आपका, कोसल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी, प्रसेनजीत की बहन।
तो एक तो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी, और याद करो मैंने बताया था काशी उस समय 1 लाख रुपए आय वाला क्षेत्र था। तो उस काशी को यही इनको क्या मिला था, काशी दहेज में मिला था। काशी क्या मिला था, काशी दहेज में मिला। ठीक है, तो काशी तक इनकी सीमा पहुंच गई आपकी। काशी भी किसके अंडर आ गया, ये आ गया बिंबिसार के अधीन। ये चेलना से इन्होंने क्यों शादी करी, तो ये चेलना थी वेसाली की। वेसाली के नरेश, लिख लेना इस बात को, वेसाली नरेश चेटक की पुत्री थी, चेटक की पुत्री थी। तो वैशाली की तरफ भी ये बढ़ गए, और छेमा थी ये भद्र प्रदेश की राजकुमारी। भद्र भैया पंजाब में, भद्र प्रदेश की राजकुमारी थी, भद्र प्रदेश की राजकुमारी थी। तो भद्र प्रदेश को भी अपने अधीन कर लिया। मतलब ऐसा समझो ससुराल ही ससुराल बना दी इसने अपनी चारों तरफ, दह ससुराल और दह ससुराल। तो मतलब ताकि इसकी इज्जत होती रहे, ससुरालिया तो भैया इज्जत करते ही है। तो इसने, ये अच्छा कॉन्सेप्ट था इसका। और दहेज प्रथा का जो हमें पहला प्रमाण मिलता है वो यही मिलता है। अब चेलना के बारे में सुनना थोड़ा सा, चेलना के बारे में। यहां से एक फैक्ट निकल करके आता है। हम कहते हैं कि बिंबिसार किस धर्म को मानता था, बिंबिसार। तो आप सोचे जरा बिंबिसार, तो बिंबिसार यहां नोट कर लेना, पहले बौद्ध धर्म को मानता था, या नीचे नोट कर लेना, बिंबिसार पहले बौद्ध धर्म को मानता था, पहले बौद्ध धर्म को मानता था, लेकिन अपनी पत्नी चेलना के कहने पर, लेकिन अपनी पत्नी चेलना के कहने पर, अपनी पत्नी चेलना के कहने पर जैन अनुयायी बन गया था। क्या बन गया था, जैन अनुयायी बन गया था। तो अपनी इस पत्नी से बहुत ज्यादा प्रभावित था और जैन अनुयायी बन गया था। और इसके पीछे कारण क्या है, कारण क्या है कि चेलना ने ऐसा क्यों बोला। तो आप देखो ना, कहाँ की चेटक की पुत्री है, और चेटक की रिश्तेदारी किससे थी, महावीर स्वामी से रिश्तेदारी थी नहीं थी, ये लिच्छवी तो है भाई। मैंने आपको बताया था महावीर स्वामी की माता त्रसला जो थी वो लिच्छवी वंश से संबंध रखती थी। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं ये महावीर स्वामी जी के मामा की साइड के लोग थे, है ना। तो ये ऐसा कह सकते हो आप, इनके मामा की साइड से थी चेलना। तो इन्होंने इस वजह से चेटक ने भी बोला होगा अपनी बेटी से, नुक भाई एक काम कर, भांजे की तरफ चलना, है ना। तो इन्होंने जैन धर्म अनुयायी ये बन गए अपनी पत्नी किसके कहने पर, किसके कहने पर, चेलना के कहने पर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब यहां एक बात आती है कि बौद्ध धर्म तो इन्होंने अपना लिया और अपने साम्राज्य को भी बढ़ा रहे हैं ये। और इस समय इन्होंने घोषणा की कि मैंने बताया प्राचीन जो मगध था उसकी राजधानी थी गिरिब्रज। तो इन्होंने कुछ समय तक तो राजधानी गिरिब्रज को ही रखा, लेकिन बाद में ये बोले अब मेरी राजधानी राजगृह होगी। क्या होंगे, अब मेरी राजधानी राजगृह होगी। तो बिंबिसार की जो राजधानी थी, राजधानी राजगृह थी। ये बात कभी मत भूलना। जो मगध साम्राज्य की राजधानी भी होगी थी राजगृह। क्या बोलेंगे, इट्स माय बर्थडे टुडे ऋतिक मिश्रा जी। भैया बहुत जीवन में आप तरक्की करो, बहुत अच्छी बात है, बहुत आगे जाओ। एक बार सब ऋतिक मिश्रा जी के लिए बर्थडे क्या बोलेंगे, सेलिब्रेट कर देंगे भैया। लेकिन झूठा बर्थडे नहीं होना चाहिए बच्चे, झूठा बोलोगे तो फिर कोई बर्थडे नहीं मनाएगा आपका, है ना। कभी आपका बर्थडे भी होगा तो उस बर्थडे पर आपकी अपनी वाली जो वो छोड़ के चली जाएगी, सोच लेना। बड़ा दुखी बर्थडे हो जाएगा वो आपका। राजधानी इन्होंने क्या बनाई थी, राजगृह बनाई थी। क्या बनाई थी, राजगृह बनाई थी। ठीक है, अब यहां बात आती है कि अगर मैं एक बात कहता हूं, पुत्र का नाम क्या बताया मैंने, अजातशत्रु। ठीक है, पुत्र का नाम इनके का अजातशत्रु। और एक इंपॉर्टेंट बात याद रख लेना भैया मेरी यहां, वो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसके पुत्र जो अजातशत्रु हुआ, तो बिंबिसार का बड़ा पुत्र था एक। यहां से कारण निकल के सामने आते हैं। बिंबिसार ने अपने बड़े पुत्र और इनके बड़े पुत्र का नाम था दर्शक। क्या नाम था, दर्शक को उत्तराधिकारी बनाया। भाई बड़ा पुत्र था उत्तराधिकारी बनता, बड़े पुत्र दर्शक को उत्तराधिकारी बनाया, है ना, उत्तराधिकारी बनाया बड़े पुत्र को। कौन है, पुत्र का नाम क्या है, दर्शक। लेकिन कभी कभी कहते हैं ना, कोई कोई बहुत लालची होता है जो बड़े भाई का सम्मान भी नहीं देखना चाहता। जैसे इतिहास में औरंगजेब होगा, दारा सिकोह को जब शासक बनाया जाएगा तो औरंगजेब कहेगा जी बड़ा भैया, काहे का बड़ा भैया, मैं बैठूंगा गद्दी पे,
बड़ा भैया कैसे बैठ जाएगा? तो कुछ लोग मतलब बड़े भाई का सम्मान नहीं कर पाते। तो ऐसा ही एक राजा हुआ, ऐसा ही एक राजा हुआ अजातशत्रु। ठीक है, बिंबिसार के बाद में गद्दी पर कौन आया? अजातशत्रु। तो यहां से बहुत सारे कारण आएंगे आपका। ए बिंबिसार, दूसरा शासक इसमें आया अजातशत्रु। ठीक है, और ये अजातशत्रु कौन है? इस अजातशत्रु ने बंदी बना लिया किसको? बिंबिसार को। बिंबिसार को बंदी बना लिया और अपने पिता की हत्या कर दी। क्यों? क्योंकि गद्दी पर बैठना चाहता था और उसके पिता चाहते थे कि दर्शक गद्दी पर बैठे, तो इसने अपने पिता की हत्या कर दी। और जब हत्या कर दी तो इसी को बोलते हैं प्रथम पितृहंता। क्या बोलते हैं? दो चीजें निकल के आएंगी, देखना। अपने पिता की हत्या की और पहला साक्ष्य हमको मिला ये इस हर्यक साम्राज्य में। ठीक है, प्रथम पितृहंता कहलाया। प्रथम पितृहंता कहलाया। क्यों? क्योंकि पितृहंता मतलब पिता की हत्या करने वाला, मातृहंता माता की हत्या करने वाला। तो अब क्या होगा? अजातशत्रु के साथ भी यही होगा। इसका पुत्र उदयन इसके साथ यही करेगा जो इसने अपने पिता के साथ करा। मतलब इस वंश में जो शासक हुए वो अपने पिता की हत्या करते हुए आए, और इसीलिए इस वंश को कहा जाता है पितृहंता वंश। तो हर्यक वंश को, यहां से ये बात निकल करके आई, हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। ठीक है, हर्यक वंश को पितृहंता, पिता की हत्या करके जो गद्दी पर बैठे, पितृहंता वंश भी कहा जाता है। वंश भी कहा जाता है। तो बहुत कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है पितृहंता वंश किस वंश को कहा जाता है? तो हर्यक वंश होना चाहिए। गद्दी पर आ गया अजातशत्रु, कोई बात नहीं भैया, गद्दी पर आ जाओ। गद्दी पर आता तो इसका अन्य नाम क्या है? जैसे इसके पिता का नाम था श्रोणिक, ऐसे ही इसका अन्य नाम है कुणिक। नाम से किस शासक को जाना जाता है? कुणिक। कुणिक नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे इसको? ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? इसका अन्य नाम था आपका, क्या बोलेंगे? इसका अन्य नाम था प्रथम पितृहंता वंश कहलाया, अन्य नाम इसका कुणिक हुआ। क्या बोलते हैं? कुणिक है। और इसकी माता कौन सी थी? माता है इसकी महाकोसला। तो जो पत्नी थी ना, महाकोसला का पुत्र है महाकोसला, माता इसकी महाकोसला थी। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं? इंपॉर्टेंट बातें इसके समय पर, अब यहाँ एक और लॉजिक निकल के आता है। जैसे कि बौद्ध ग्रंथ कहते हैं, मैंने तो बताया इसने अपने पिता की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि इसके पिता ने गद्दी किसी और को सौंप दी। उन्होंने बोला सक्सेसर जो होगा, सक्सेसर होगा आपका दर्शक, यानी कि उत्तराधिकारी दर्शक बनेगा इसका बड़ा भाई। लेकिन एक तरफ कहा जाता है कि जब ये बौद्ध धर्म के पक्ष में था बिंबिसार, तो बौद्धों के लिए इसने बहुत सारी सुविधाएं की, है ना। जो बौद्धों के लिए निशुल्क जल यात्रा की सुविधा की थी वो बिंबिसार ने की थी। बोलेंगे मेरे साथ एक बार? तो कभी आपसे पूछ लिया जाए, ऐसा प्रश्न बनता नहीं है, फिर भी पूछ ले, बौद्ध भिक्षुओं के लिए निशुल्क जल यात्रा की सुविधा किस शासक ने की थी? वो बिंबिसार था। तो एक था महात्मा बुद्ध का विरोधी, तो बौद्धों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा था शुरुआत में बिंबिसार, लेकिन एक दुश्मन था महात्मा बुद्ध का, देवव्रत। तो कुछ एक सिंगली अनुश्रुति जैसे बौद्ध अनुश्रुति है वो कहती है कि देवव्रत के कहने की वजह से, जो महात्मा बुद्ध का विरोधी था, देवव्रत के कहने की वजह से अजातशत्रु ने हत्या की थी। किसकी? अपने पिता की। वो एक कहानी मात्र है। ठीक है, अब बात में बात आती है, माता इनकी महाकोसला हुई। प्रथम बौद्ध संगति मैंने आपको याद कराया था, एके अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, ये चार राजा हैं जिनके समय पर चार बौद्ध संगति हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति किसके समय पर हुई? बोलो एक बार। प्रथम बौद्ध संगति किसके समय पर हुई थी? ये संगति हुई पहली आपकी अजातशत्रु के समय पर। कभी भी मत इस बात को भूलना, है ना, याद रख लेना इस बात को। अब क्या हुआ, दरअसल में जो काशी दहेज में मिला था, काशी किसके कंट्रोल में था? काशी कंट्रोल में था आप कहेंगे जी बिंबिसार के। अब इसने अपने पिता की हत्या कर दी, तो जो इसके मामा है भाई, वो दी थी प्रसेनजीत ने, तो दी थी काशी। प्रसेनजीत ने क्या दिया था? काशी को दिया था दहेज में। तो दहेज में दी थी, इसका मतलब ये थोड़ी है दहेज हमेशा के लिए दे दिया, बेड थोड़ी है, सोफा थोड़ी है कभी टूट गया होगा। ये काशी तो ऐसा ही था। तो प्रसेनजीत ने बोला भैया तुम्हारे पापा जी के लिए था काशी और तुमने पापा जी की हत्या कर दी, तो अब काशी तुमको नहीं मिलेगी, है ना। इसने बोला अच्छा तू ले लेगा काशी को? इसने बोली हाँ हमारी है, हम ले लेंगे वापस। तो भैया युद्ध हो जाता है। ठीक है, काशी के लिए किससे संघर्ष किया था इसने? लिखना, काशी के लिए प्रसेनजीत से संघर्ष हुआ।
प्रसेनजीत से। समझ रहे हो संघर्ष क्यों हुआ? प्रसेनजीत से संघर्ष हुआ और जीता कौन इस संघर्ष में? अजातशत्रु विजयी हुआ। अजातशत्रु विजयी हुआ। अब सोच रहा होगा प्रसेनजीत, यार इससे अच्छा तो लड़ते ही ना, थी तो इसके पास ही, भाई जिस चीज के लिए लड़ रहे हो उसको वापस भी नहीं ले पाए, ऐसी सूखी धमकी दे रहा, मतलब प्रसेनजीत कुछ कर नहीं पाया, तो विजयी हो गया है ना कौन? अजातशत्रु। अब अजातशत्रु विजयी हो गया तो प्रसेनजीत को लगा अब तो मारेगा तुझे, है ना। तो उसने कही भाई अब एक काम कर लो, तुम्हारे पिताजी की रिश्तेदारी थी हमसे, है, फिर से रिश्तेदारी कर लेते हैं एक, और संबंधों को नई नई ऊंचाई देते हैं। ऐसे मतलब डर के संबंध बनाया, सीधी सी इतिहास में प्रमाण मिलता है। तो इस प्रसेनजीत की बहन तो ब्याही थी इसके पापा जी को। अब प्रसेनजीत की एक पुत्री है, प्रसेनजीत की पुत्री है, और पुत्री का नाम है वाजिरा। वाजिरा। अब यहां से आप इतनी बात समझ सकते हो, अजातशत्रु की माता महाकोसला, और महाकोसला का भाई कौन है? प्रसेनजीत, है ना। यानी कि अजातशत्रु के मामा ही तो हुए, मम्मी के भाई, और ये हुई मामा की लड़की। तो भैया मामा की लड़की से शादी कर ली इसने। अजातशत्रु विजयी हुआ और वाजिरा से विवाह किया। क्यों हुआ था वाजिरा से विवाह? कैसी कंडीशंस थी? वाजिरा से विवाह हुआ, उल्टे लड़की की शादी और करनी पड़ी गई। तो कहते हैं वाजिरा बड़ी सुंदर थी, तो भैया काशी भी गया और पुत्री भी गई, है ना। मामा की लड़की से ही शादी कर ली इसने, कोई दिक्कत? अब अजातशत्रु से बच्चे एक बात पूछी जा सकती है, जैसे मैंने बताया आपको कि जो टाइम पीरियड है आपका वो था बिंबिसार का 544 से लेकर के 492। तो ये भी तो आपसे पूछ सकता है अजातशत्रु कितने समय तक गद्दी पर रहा था? अजातशत्रु, तो अजातशत्रु गद्दी पर रहा था, ये बात नोट कर लेना। कब बैठेगा? आपका 492 बीसी में। भाई वो 544 से 492, 492 में ये गद्दी पर बैठेगा, और 460 तक शासन किया था इसने। 492 बीसी से लेकर के 460 बीसी, ये भी बच्चे कहीं किनारे पर नोट कर लेना। 32 वर्षों का इसका शासन था, कोई दिक्कत? हाँ, गलत बात तो है ही, सिस्टर लगती थी इसकी, सिस्टर लगती थी भैया इसकी, राजा है क्या कर सकते हैं, है ना। बहन लगती थी इसकी, ममेरी बहन थी, ये गलत बात है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है भैया? तो मगध की गद्दी कैसे शुरू हुई? बिंबिसार हर्यक वंश से शुरू हुई। बिंबिसार ने तो बड़ा चाहता था अजातशत्रु शासन करना सीख जाएगा, और अंग जैसा एक विशाल वणिकों का नगर जिसकी आय बहुत ज्यादा थी वो अपने बेटे को दिया। तो कितना अच्छा वो अपने पुत्र से प्रेम करता था, लेकिन पुत्र ने क्या किया? पुत्र ने तो सिर्फ एक इस बात को देखते हुए कि भाई राजा बन जाएगा, अपने भाई को भी मारा था, दर्शक की हत्या भी इसने की थी, और अपने पिता की हत्या भी की। इसीलिए प्रथम पितृहंता कहलाया, और इस पूरा वंश इसकी वजह से ये क्या कहला दिया गया? ये वंश कहला गया आपका क्या? इसको बोलते हैं हम, ये उस पर लगा देना साइलेंट पर, क्या बोलेंगे इसका? वाजिरा से विवाह हुआ, है ना भैया। ये बात आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। किससे संबंधित बातें बता रहा हूं मैं आपको? अजातशत्रु से बता रहा था, ठीक है। अजातशत्रु कौन से धर्म को मानता था? ये तो वैसे मैं लिखवा भी चुका आपको, जैन धर्म का अनुयायी था। कौन से धर्म को मानता था? जैन धर्म का अनुयायी। अनुयायी का मतलब होता है मानने वाला, फॉलोअर होता है, अनुयायी था, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया। तो कितने साल हो गए? 32 साल का शासनकाल इसका हो गया। इसके बाद कहते हैं गद्दी पर कौन आया? फिर तीसरा शासक आया, इसका पुत्र, अजातशत्रु का पुत्र आया। उदयन बोलते हैं, उदयन भी कहते हैं इसको, उदयन या उदयन कहते हैं। तो ये आया आपका 460 बीसी में गद्दी पर बैठा, और 460 बीसी से लेकर के 444, ठीक है, 444 बीसी तक रहा। तो बिंबिसार कितने वर्षों तक था? 52 वर्षों तक, ठीक है। फिर उसका पुत्र 32 वर्षों तक, और ये कितने साल तक है भैया? 16 साल तक, 52 32 16। तो उदयन भी क्या है? उदयन को बोलते हैं द्वितीय पितृहंता। जो अजातशत्रु ने किया वही इसने भी किया। इसने किसकी हत्या कर दी? इसने हत्या की अजातशत्रु की। समझ रहे हो द्वितीय पितृहंता क्यों बोल रहे हैं इसको? भारतीय इतिहास में द्वितीय पितृहंता किसको कहा जाता है? द्वितीय पितृहंता कहलाया, ठीक है। यहां तक आपको इस बात में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात आती है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना। पाटलिपुत्र नगर को किसने बसाया था? जैसे अशोक बसाएगा ना आपका, अशोक बसाएगा आपका श्रीनगर को,
नेपाल में देवपत्तनम को, ऐसी पाटलिपुत्र ये जो बिहार का है, जिसको आज आप पटना के नाम से जानते हैं। पटना तो सुना होगा ना सबने, बिहार की राजधानी। तो ये जो पटना है ये पाटलिपुत्र हुआ करता था। इसकी स्थापना की थी किसने? उदयन ने। और कौन सी नदियों पर की थी? गंगा। बड़ी समझदारी थी इसका, बहुत अच्छा डिसीजन था ये। गंगा, गंडक और सोन नदी, क्या बोलेंगे? गंगा, गंडक और सोन नदी पर। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, सोन नदी पर। क्यों? तो इसको लगा कि ये जो हमारा मगध साम्राज्य है, भाई मगध साम्राज्य बिहार वाले क्षेत्र में था आपका, तो इसको लगता था एक राजधानी एक ऐसी जगह होनी चाहिए, राजधानी ऐसी जगह होनी चाहिए जो सबसे सुरक्षित हो। और मैंने आपको बताया राजधानी सुरक्षित कब होती है? या तो उसकी किलेबंदी करनी पड़ती है, आपने पुराने किले देखे होंगे, गड्ढे करते हैं उनके साइड में, तो अगर नदियां हो, आसपास जल हो, तो वो राजधानी सुरक्षित हो जाती है। तो इसने देखा बाहरी आक्रमण से बचने के लिए अगर मैं इस जगह पर कोई एक शहर स्थापित कर दूं, वो सबसे सुरक्षित हो जाएगा। तो इसने पाटलिपुत्र को इसलिए बसाया था। कौन सी नदियां थी? गंगा, गंडक और सोन नदी पर बसाया था। और पाटलिपुत्र को उस समय, नोट करना, उस समय कुसुमपुरा के नाम से भी जाना जाता था। पूछा जाता है पाटलिपुत्र का एक अन्य नाम कौन सा था? कुसुमपुरा के नाम से भी जाना जाता था, नाम से भी जाना जाता था। कोई दिक्कत इतनी बात में? इतनी बातें जो मैंने अब तक बताई हैं आपको, इतनी बातें क्लियर हैं? एक बार थम्स अप करके बताएंगे, ठीक है? थम्स अप करके प्यारे बच्चे बताओगे एक बार कि ये जो इतनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये उदयन ने की पाटलिपुत्र की स्थापना। ये बात आपको कभी भी गलत नहीं करनी है। कुसुमपुरा इसी का नाम था। और उदयन के बाद में जो शासक बना, उदयन के बाद में गद्दी पर बैठा अनिरुद्ध। क्या बोलेंगे? उदयन के बाद में गद्दी पर अनिरुद्ध बैठा था। अनिरुद्ध के बाद में बैठा था आपका शासक मुंडा, जिनका इतिहास में कहीं कोई वर्णन नहीं मिलता, सिर्फ नाम मिलते हैं। मुंडा, क्या बोलोगे? मुंडा बैठा था। मुंडा के बाद में बैठा था आपका, मुंडा के बाद में फिर शासक आया इसमें नागदशक। नागदशक आया, और नागदशक को ही कहते हैं, यही है आपका अंतिम शासक। क्या बोलोगे? यही है आपका अंतिम शासक। तो हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? बोलो सभी बच्चे। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था भैया जी? वो नागदशक था। ठीक है, हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। कोई दिक्कत? वेरी गुड, है ना? यहां तक कोई दिक्कत? अब यहां इंपॉर्टेंट बात हम देखते हैं कि नागदशक जो अंतिम शासक है, तो फिर इसका क्या हुआ नागदशक का? तो नागदशक की जो है ना, नागदशक की हत्या इसके मंत्री, एक मंत्री था इसका, हत्या इसके मंत्री शिशुनाग ने कर दी। इसके मंत्री शिशुनाग ने कर दी। इसके मंत्री शिशुनाग ने कर दी। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत भैया? कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, बहुत बढ़िया। इसको एक बच्चा कह रहा है इसको इसकी करनी का फल मिला था, जैसा इसने अपने पिता के साथ किया ऐसा ही इसने भी किया। बहुत बढ़िया। तो ये हर्यक वंश के बारे में थोड़ी सी बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। तो क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे इसको? यहां देखेंगे ध्यान से, यहां से देखेंगे। वेरी गुड, शिशुनाग ने हत्या कर दी। बहुत बढ़िया। सर जी आपको कैसे पता चलता है कौन सुंदर थी कौन नहीं है? भैया प्रथाएं जब ही टूटती हैं। आपने मोहब्बत में देखा नहीं है? मोहब्बत एक ऐसी चीज होती है इसमें प्रथाएं टूट जाती हैं, ये होता ही तब है। मुझे कैसे पता चलता है सुंदरता किसी के होने का? है, और इतना बड़ा शासक है, काशी उसने जीत चुका है, उसके फेवर में सब कुछ है। अब क्या वैसी टेढ़ी मेढ़ी मुंह से शादी करेगा वो? सोचो थोड़ा सा, आप भी थोड़ा सा आइडिया लगाओ, सुंदर ही होगी। है, इतना आइडिया तो आप भी लगा सकते हो। भाई राजा है इतना बड़ा, राजा ब्याह कर रहे हैं टेढ़ी मेढ़ी से। आज के टाइम में आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी, तुम तो ब्याह करो नहीं टेढ़ी मेढ़ी से। वो तो राजा आदमी है, वो कैसे कर लेता? सोचो जरा। मुझे ऐसा पता चलता है ना, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है जिससे मुझे पता चलता है। ठीक है, हाँ चलो 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 आगे आ जाओ, बहुत शैतान आदमी हो तुम। नागदशक, इसकी हत्या इसके मंत्री शिशुनाग ने कर दी थी, ये बात आपको याद रखनी है। और शिशुनाग ही वो व्यक्ति है, लिखना, शिशुनाग ने ही शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने ही शिशुनाग वंश की स्थापना की। फाउंडर है इसका, शिशुनाग वंश का। शिशुनाग वंश की स्थापना
की। तो अब कौन सा वंश आ जाता है आपका? शिशुनाग वंश आ जाता है। कोई दिक्कत? कौन सा वंश पढ़ेंगे अब हम आगे शुरू करेंगे आपका शिशुनाग वंश को। और ये जो शिशुनाग वंश आया किसके बाद में आया गद्दी पर? हर्यक वंश के बाद में आया, हर्यक वंश के बाद में। और कब से कब तक रहा शिशुनाग वंश? 412 बीसी तक। तो मैंने वो बताया आपको कि 412, 544 से लेकर के 412। 412 में हत्या हो गई किसकी? नागदशक की। तो ये जो शिशुनाग वंश है ये 412 बीसी से लेकर के 344 बीसी तक रहा। क्या बोलेंगे? 344 बीसी तक रहा। अब इनको आप जोड़ सकते हो, बोलेंगे कितने वर्ष हो गए टोटल, जोड़ घटाने आपका काम है। ठीक है। शिशुनाग नागदशक का अमात्य था। भैया अमात्य मंत्री को ही बोलते हैं। अमात्य जो शब्द है ना, इतिहास में आप धीरे धीरे पढ़ते जाओगे तो जान जाओगे, अमात्य मंत्री को बोलते हैं, है ना। अमात्य का ही मतलब होता है मंत्री। चलो भाई, तो अब शिशुनाग वंश आप जान चुके। इसके फाउंडर कौन है, संस्थापक कौन है इसके? ये था आपका शिशुनाग। क्या बोलेंगे? शिशुनाग इसके संस्थापक थे। और शिशुनाग ने जो शासन किया ये किया था 412 बीसी में, इसने इसको फाउंड किया। और 412 बीसी से लेकर के 394 बीसी तक गद्दी पर रहा। कौन? शिशुनाग। ठीक है। राजधानी कहां ले गया था अपनी? राजधानी इसने बना ली थी अपनी वैशाली। राजधानी परिवर्तन इसने कर लिया। और राजधानी जो पाटलिपुत्र बनाई थी किसने? समझ रहे हो? वो बात मत समझना कि पाटलिपुत्र नगर बसाया उसने, तो उसने राजधानी बनाने के लिए बसाया था उसको। ये बात मैंने आपको बता दी कि उसको राजधानी लगती थी कि ऐसी जगह पर होनी चाहिए जो सुरक्षित जगह हो। तो राजधानी फिर वैशाली परिवर्तित किसने कर दी? शिशुनाग ने कर दी। शिशुनाग ने। और एक इंपॉर्टेंट घटना याद करो जो मैंने आपको बताई कि जब बिंबिसार गद्दी पर था तो मध्य प्रदेश में एक महाजनपद था अवंती। कौन शासक बताए थे मैंने अवंती के? आंसर करेंगे। तो मैंने कहा था बिंबिसार लाख कोसों के बाद भी अवंती को नहीं जीत पाया, क्योंकि लोहे का प्रयोग ये भी जानते थे मगध साम्राज्य में, और लोहे का प्रयोग अवंती भी जानता था। अवंती भी समृद्ध था, मगध ज्यादा समृद्ध था। ठीक है। सेना उनके पास भी अच्छी खासी थी, सेना इनके पास भी थी। तो एक बीच का रास्ता बिंबिसार ने निकाला था। उसने उसको क्या बना लिया था? अपना दोस्त बना लिया था, चंड प्रद्योत को। कौन शासक था? चंड प्रद्योत। जिसके उस अंतिम समय में जब वो बीमार पड़ा, जो पीलिया हो गया था, उसको पांडु रोग बोलते हैं, पीलिया को जॉन्डिस बोलते हो जिसको आप लोग। तो जॉन्डिस में उसने जीवक को भेजा था अपने पुत्र को, है ना। और उसका अवैध पुत्री माना जाता है वो, क्योंकि वो आम्रपाली से पैदा था, वेश्या से पैदा था एक तो उसको मतलब स्वीकार्य नहीं किया गया है। तो क्या बोला उन्होंने? जीवक को भेजा था और दोस्ताना संबंध कर लिए थे। तो अवंती को उसने जीता नहीं था। अवंती के और मगध के दोस्ताना संबंध थे। अवंती को अपने अधीन किसने किया? तो वो शासक है शिशुनाग। लिखना, इसने अवंती को जीता था। अवंती को किसने जीता था? इसने अवंती को जीता था, जैसे अंग को जीता था बिंबिसार ने। ठीक है। और अगर नहीं जानते हो ये कहां से, तो बच्चे देखो यहां तो था। अगर ऐसे मैप से बताऊं, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं, ये चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं आपकी, यहां अगर मैं बात करता हूं, ये मगध साम्राज्य है। ये क्या था? मगध। अगर भारत के नक्शे के हिसाब से बात करते हैं, ठीक है, भारत के अगर नक्शे के हिसाब से हम लोग चलते हैं तो क्या देखता हूं मैं इस बात को आपका, ये तो ज्यादा बड़ा सिक्किम बना दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। यहां था आपका मगध और ये एमपी वाली साइड में यहां था अवंती। तो इस अवंती को जीत लिया था। यहां अंग था, अंग को पहले ही जीत चुका था बिंबिसार। तो मगध साम्राज्य कहां तक फैल चुका था? यहां तक। ये बात मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। चलो भाई वापस आएंगे। तो अवंती को किसने जीता था? मगध साम्राज्य के अंतर्गत किसने अवंती को जीता था? तो वो शासक शिशुनाग है, शिशुनाग। और इस शिशुनाग के बाद में जो उत्तराधिकारी हुआ वो हुआ आपका कालाशोक। कालाशोक नाम भी आप सुन चुके। बताओ कौन सी बौद्ध संगति कालाशोक के समय पर हुई थी? फटाफट आंसर करेंगे। कालाशोक। तो ये बैठा 412 से लेकर के 394, 12 6 18 वर्ष बैठा। इसके बाद कालाशोक आ गया 394 बीसी में। ठीक है। 394 बीसी से लेकर के आपका 366 बीसी तक जो रहा, 366 बीसी तक जो रहा वो रहा आपका 366 बीसी तक जो रहा वो कौन था आपका? वो कालाशोक गद्दी पर आया। कौन आया? कालाशोक। बताएंगे कालाशोक को किस बात के लिए जाना जाता है इतिहास में? कौन सी बौद्ध संगति कालाशोक के समय पर हुई थी? तो आप बोलेंगे कालाशोक के समय पर हुई थी बौद्ध संगति
बौद्ध सेकंड बौद्ध संगीति इसी के समय पर हुई। और कहां हुई थी सेकंड बौद्ध संगति? वैशाली में। कहां हुई थी? राजगृह में हुई थी पहली वाली तो, और दूसरी कहां हुई थी? दूसरी हुई थी वैशाली। ठीक है। और इसी के बारे में एक और पॉइंट क्या है कि इसने फिर से देखो, पहले राजधानी उदयन ने बना ली पाटलिपुत्र, उसके बाद आया शिशुनाग, बोला वैशाली राजधानी बनेगी। फिर से तो एक प्रश्न आता, पुनः राजधानी पाटलिपुत्र। पुनः मतलब दोबारा। पहली बार में तो भैया किसने बनाई? उदयन ने। तो आपसे पूछे पुनः, पुनः ये शब्द आ जाए दोबारा, तो पुनः में आप कभी भी उदयन मत लिखना। पुनः राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। पुनः मतलब सेकंड टाइम, फिर से पुनः राजधानी पाटलिपुत्र बनाई। पुनः राजधानी पाटलिपुत्र बनाई। और किसने बनाई थी ये पुनः राजधानी? ये बनाई थी आपकी कालाशोक ने। किसने? कालाशोक ने। अब कालाशोक के बहुत सारे पुत्र थे। कालाशोक के बहुत सारे पुत्र थे। कहते हैं कि भाई इस कालाशोक के 10 पुत्र थे, माना जाता है ऐसा। क्या माना जाता है? कालाशोक के 10 पुत्र थे। उन्हीं 10 पुत्रों में से एक पुत्र था इसका नंदीवर्धन। ठीक है। इसका पुत्र ऐसे लिख लो, इसके 10 पुत्रों में से एक, 10 पुत्रों में से एक नंदीवर्धन, इसके 10 पुत्रों में से एक नंदीवर्धन अंतिम शासक हुआ। अंतिम शासक हुआ। तो शिशुनाग वंश में ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। एक तो बात है अवंती को जीता शिशुनाग ने, दूसरी बौद्ध संगति, और पुनः पाटलिपुत्र राजधानी किसने बनाया था? कालाशोक ने बनाया था। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? कालाशोक ने बनाया था। तो कालाशोक कौन सा था? शासक था किसके बाद में? दूसरा गद्दी पर बैठने वाला शासक था शिशुनाग के बाद में। और अंतिम शासक, ये इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे वंशों से। बहुत ज्यादा प्रश्न ना पूछ करके संस्थापक, अंतिम और जो महत्वपूर्ण फैक्ट है इनसे प्रश्न पूछा जाता है ना। तो 10 पुत्रों में से नंदीवर्धन एक अंतिम शासक हुआ। इसके बाद में कौन आया? इसके बाद में कौन आया? तो ठीक है, इसके बाद में कौन आता है? फिर आता है आपका नंदवंश। कौन आता है? नंदवंश आता है। और नंदवंश ये कहां से आ गया? नंदवंश कहां से आ गया? तो यहीं से समझना कि ये जो नंदीवर्धन है, नंदीवर्धन जब एक शहर में घूम रहा था तो नंदीवर्धन की हत्या एक महापदम नंद नाम के व्यक्ति ने चाकू मारकर कर दी थी। यानी इस नंदीवर्धन को किसने मारा था? जिसने नंदवंश को स्थापित किया होगा। तो नंदवंश को स्थापित किसने किया था? आएंगे? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो भाई चलो। एक बच्चा पता नहीं क्या पूछ रहा, शिशुनाग के समय नहीं हुई बच्चे, कालाशोक के समय हुई थी दूसरी बौद्ध संगति, शिशुनाग के समय नहीं हुई। ठीक है। कौन है इसके फाउंडर? बोलो एक बार। नंदवंश के संस्थापक कौन है? नंदवंश के संस्थापक हैं आपके, क्या बोलोगे? महापदम नंद। क्वेश्चन कई बार बनता है महापदम नंद से, महापदम नंद। और क्वेश्चन महापदम नंद से संस्थापक का तो बहुत कम बनता है, इसके अन्य नामों से बहुत प्रश्न बनता है। अन्य नाम इसके बड़े महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो लिख लेना अन्य नाम। इसके अन्य कौन कौन से नाम है जिनके नाम से इसको जाना जाता है? तो उग्रसेन किसको कहा गया है? उग्रसेन किसका उपनाम है? तो उग्रसेन कहा गया है महापदम नंद को। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक विशाल सेना थी। उग्रसेन का अर्थ ही है विशाल सेना को रखने वाला। तो विशाल सेना थी इसीलिए इसको उग्रसेन कहा गया। परशुराम का दूसरा अवतार किसको कहा जाता है? परशुराम का दूसरा अवतार। क्यों जी? परशुराम का अवतार किसको कहा जाता है? इसी को कहा जाता है क्योंकि इसने मारकाट इतनी मचाई, मारकाट इतनी मचाई, इसने अपने नजदीकी राजाओं को सबको खत्म कर दिया। तो बहुत ज्यादा मारकाट इसने बचाई। जैसे परशुराम जी को कहा जाता है एक विशेष क्षत्रिय समुदाय था अही, तो अत्री अत्री जो उनको बोलते हैं अही भी कहा जाता है क्योंकि उनके पिता, तो परशुराम जी के पास गाय थी ना एक, इनके पिता थे जमदग्नि ऋषि, है ना। तो जमदग्नि ऋषि, उनके पास एक गाय थी कामधेनु गाय। तो वो सहस्त्रभाऊ आया था गाय मांगने के लिए, तो उन्होंने बोल दिया भैया गाय नहीं दे सकते ऐसे हम। उसने बोला गाय कैसे नहीं दोगे? तो उन्होंने हत्या कर दी इनके पिता की, है ना। तो इसके लिए उन्होंने इसका सर्वनाश किया था। तो क्या बोलते, परशुराम का द्वितीय अवतार किसको कहा गया है? एक राट। एक राट की उपाधि किसको मिली है? एक राट नाम से किस शासक को जाना जाता है? सर्वछांत्रक, मतलब आसपास के सभी क्षत्रियों का अंत करने वाला सर्वछांत्रक किसको कहा गया है? ये सभी नाम महापदम नंद को दिए गए हैं, महापदम नंद को। एक राट का क्या मतलब होता है? जैसे आपने एक नाम सुना है राजा भोज,
ठीक है, मिहिर भोज नाम आप लोगों ने सुना है, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक हुए हैं। तो यहां आप एक देखते हो भोज का मतलब क्या होता है। भोज कोई टाइटल नहीं है, भोज का मतलब होता है जो दक्षिण को जीत ले, जिसने दक्षिण भारत में शासन किया हो। और मिहिर भोज एक ऐसे शासन हुए जिन्होंने दक्षिण में शासन किया, 49 वर्षों तक शासन किया है ना। तो यहां एक बात निकल करके आती है दोस्त, जिसको आप ये कहते हैं कि एक राट का क्या मतलब है। एक राट का मतलब होता है जो चारों दिशाओं में, उत्तर की तरफ भी इतना ही साम्राज्य विस्तार किया, पर इधर आपका पूर्व की तरफ भी, पश्चिम की तरफ भी और दक्षिण की तरफ भी, इस तरह से इन्होंने अपना शासनकाल बढ़ाया। तो अब इंपॉर्टेंट बात यहां सामने आएगी, ध्यान से देखेंगे। अन्य अवतार, तो क्या बोला मैंने, उग्रसेन हो गए, परशुराम का द्वितीय अवतार किसको कहा गया, महापद्म नंद को। यही नंदवंश के संस्थापक भी है। कौन है, नंदवंश के संस्थापक भी है। लिखना, इनके समकालीन पाणिनि था, इनके समकालीन पाणिनि, या लिख लो इनके बहुत अच्छा मित्र था, महापद्म नंद का सबसे अच्छा मित्र माना जाता है। इनके समकालीन पाणिनि था। कौन था, पाणिनि। पाणिनि वही व्यक्ति है जिसने पहला व्याकरण की पुस्तक, पाणिनि की पुस्तक का नाम बताओ, अष्टाध्यायी, मैं शुरू में ही बता चुका हूं आपको। इनके समकालीन पाणिनि था। पाणिनि की बुक का नाम जिनको नहीं पता वो नोट कर लेना, क्या है, अष्टाध्यायी। ग्रामर की पहली बुक है। पहले जो व्यक्ति व्याकरण को जानता है उसको कहा जाता है वैयाकरण, और पहले वैयाकरण कौन हुए, वो पाणिनि हुए। कौन थे, पाणिनि हुए। ठीक है, तो उग्रसेन इनको कहा गया। और यहां इंपॉर्टेंट बात है कि इसके बाद में, महापद्म नंद के बाद में जो गद्दी पर बैठा, महापद्म नंद के बाद में जो गद्दी पर बैठा वो था घनानंद। कौन था, घनानंद। और यही घनानंद है जिसको आप नंदराज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नंदराज भी जिसको कहा जाता है। तो महापद्म नंद के बारे में क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि देखो, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन, अगर मैं नंदवंश को ही बता दूं पूरे को, पूरा नंदवंश रहा है 344 बीसी से लेकर के 322 बीसी तक, यानी कुल 22 वर्षों का शासन काल है नंदवंश का। बड़ा छोटा सा काल है, बड़ा छोटा सा काल है, जिसमें महापद्म नंद भी शासक रहे और आपका इसी में घनानंद नंदराज भी शासक रहे। और घनानंद एक उदंड शासक है, इसके बारे में कुछ नहीं पूछा जाता, कुछ नहीं। बस यहां से एक इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, अग्रमीज नाम से किसको जाना जाता है, अग्रमीज। अग्रमीज हो गया एक तो, ठीक है, अग्रमीज। और सिकंदर का आक्रमण इसी के समय हुआ। तो जब आपका आएगा अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर का आक्रमण इसी के समय हुआ। तो मगध की गद्दी पर कौन बैठा हुआ था, सिकंदर का आक्रमण इसी के समय हुआ, क्योंकि सिकंदर 326 बीसी में आएगा ना भारत पर, सिकंदर आक्रमण करेगा 326 ईसा पूर्व में। यही वो व्यक्ति रहेगा, जब सिकंदर आक्रमण भारत पर करेगा तो मगध की गद्दी पर सबसे शक्तिशाली शासक होगा यही। ये आपको भारत का नक्शा फिर से देखना होगा। अच्छा बताओ, ऐसा कौन सा महाजनपद था, ऐसा कौन सा महाजनपद था जो भारत से बाहर था, ऐसा कौन सा महाजनपद था जो भारत से बाहर था। तो क्या बोलते हैं आप, ऐसा कौन सा महाजनपद था जो भारत की स्थिति से बाहर, आप जिसको कह सकते हैं। तो क्या बोलोगे आप, लोग बोलेंगे कि जी यहां एक गांधार था। क्या बोलोगे, कंबोज और गांधार। तो गांधार भारत से बाहर था या नहीं था, बोलो एक बार। गांधार, जिसकी राजधानी कौन सी थी, राजधानी इसकी थी तक्षशिला। गांधार की कैपिटल क्या थी, गांधार की राजधानी क्या थी भैया, तक्षशिला। यहां थी आपकी, क्या बोलेंगे इसको, तक्षशिला। तो ये जो तक्षशिला है, ये तक्षशिला दरअसल में एक विश्वविद्यालय था, जो अगर हम आज के सापेक्ष देखते हैं, पाकिस्तान का जो रावलपिंडी जिला है ना, रावलपिंडी जिला, वहां पड़ता है आपका तक्षशिला। यहां थी तक्षशिला यूनिवर्सिटी, ठीक है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। और इसी तक्षशिला यूनिवर्सिटी में आपके प्रोफेसर थे आपके, या बोले आचार्य थे, वो थे आचार्य चाणक्य। कौन थे, प्रोफेसर चाणक्य थे। तो सिकंदर जो भारत में आएगा, सिकंदर आएगा इधर से भारत में, ठीक है, सिकंदर किधर से आएगा, सिकंदर भारत में इधर से आएगा, यूनान से, सीरिया वीरिया को जीतते हुए। तो भारत पर आक्रमण करने वाला जब होगा, तो भाई चाणक्य कूटनीतिक व्यक्ति थे, भारत के बारे में बहुत सोचते थे। तो इनको आइडिया ये हो गया था कि एक यूनानी शक्ति जो ये सिकंदर है, भारत पर आक्रमण जरूर करेगा, और भारत पर आक्रमण करेगा तो भारत को कैसे बचाया जाए। तो यहां एक मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में सब लोग बैठे, सब लोगों को बुलाया गया कि भाई आचार्य चाणक्य जी ने बताया, सचेत किया सबको कि भाई आक्रमण होगा, विदेशी शक्ति एक आएगी। तो इन्होंने बोला भाई कौन बचा सकता है। तो उस टाइम सबसे शक्तिशाली कौन है, मगध। और मगध की गद्दी पर कौन था, आपका घनानंद था।
तो आचार्य चाणक्य यहां से चलेंगे कि सब लोग बोलेंगे, तो इन्होंने मीटिंग ने बोला कि भाई चलो घनानंद के पास चलते हैं कहने के लिए, उसको सचेत करते हैं, बताते हैं, तैयार हो जाओ युद्ध होगा। लेकिन दरअसल में हुआ क्या, सब लोग जानते थे घनानंद बहुत बदतमीज और बहुत ज्यादा क्रूर शासक है, इसीलिए कोई भी जाने को तैयार नहीं हुआ। सबने बोला आचार्य चाणक्य आप स्वयं जाओ। तो आचार्य चाणक्य आएंगे यहाँ, ठीक है, और ये आचार्य चाणक्य के साथ में अभद्रता करेगा, बहुत अच्छे तरीके से बात नहीं करेगा, क्योंकि ये इसके शासन में घूम करके देखेंगे कि लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, लोगों को पीटा जा रहा है, जबरदस्ती उनसे टैक्स वसूला जा रहा है। तो टैक्स वसूला जा रहा है तो इसके लिए वो जाकर के बोलेंगे राजा से कि भाई आपकी ऐसी प्रजा, आप प्रजा के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं। तो ये उस बात से क्या हो जाएगा, रुष्ट हो जाएगा, है ना। जिसके बारे में एक कहानी बताई जाती है कि ये रास्ते में इनको वो, इनके पैरों में वो चुभ गया था कांटा, है ना, और ये उनमें जड़ों में उन्होंने छाए डाल दी थी, इन्होंने उसको सर्व मूल खत्म कर देना चाहते। वो एक इतिहास में कहीं ऐसी कहानी का वर्णन नहीं मिलता। तो कहते हैं राज्य में इनके जब कौड़े पीटे जा रहे थे तो वहां उस समय एक प्रोग्राम हो रहा था और घनानंद लोगों को धन बांट रहा था। तो आचार्य चाणक्य ने उस धन को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था जनता से ये धन जो आपने इस प्रकार से लूटा हुआ है, मैं देख चुका हूं, इस प्रकार के धन को मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूं। तो जब इस तरह के धन को, तो तब इस बात से रुष्ट हुआ घनानंद, बेइज्जती की और बाहर निकाल दिया था इनको, है ना। तो इन्होंने क्या कहा था, अपनी शिखाएं खोल दी थी, चोटी खोल करके इन्होंने कहा था जब तक मैं तेरे साम्राज्य का सर्वमूल नाश नहीं कर देता तब तक मैं अपनी शिखाई नहीं बांधूंगा, है ना। तो ये इसका मतलब है जब सिकंदर का आक्रमण हुआ उस समय शासक था मगध का शासक घनानंद। इसी का सर्वमूल नाश किसने करेंगे, ये अपने एक, जब वापस यहां से जाते रहेंगे तो एक बच्चा मिलेगा इन्हें छोटा सा, आज चाणक्य जी को कौन मिलेगा, चंद्रगुप्त मौर्य, एक छोटा बच्चा, और जिसको ये ठान लेंगे कि वो चक्रवर्ती सम्राट मुझे भारत का बनाना है। और वो बच्चा भी जैसा उसके गुरु ने कहा पूरी जिंदगी बिल्कुल ऐसे ही करता रहा, वही जो कुछ उसको बताया गया वही उसने फॉलो किया, और आगे फिर उसी ने वंश की नींव डाली थी आपकी मौर्य वंश की। तो कल की क्लास में हम पढ़ेंगे एक तो सिकंदर का आगमन और एक मौर्य राजवंश जिसमें हम पढ़ रहे होंगे चंद्रगुप्त मौर्य, फिर आपका बिंदुसार, और फिर सम्राट अशोक से लेकर के उनके पोते संप्रीति तक को पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो आज आशा करता हूं आज की क्लास में आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। बोलेंगे भैया आज की क्लास में आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा, एक बार थम्स अप करके दिखाएंगे। सर्वेश कुमार, सेजल, मोनी राठौड़, बहुत बढ़िया, सोनी कुमारी, हरिओम, बच्चे जब कभी भी मैं लिखवाऊं ना जैन धर्म का अनुयायी था, तो आप एक चीज सोच सकते हैं, अजातशत्रु के समय तो दूसरी बौद्ध संगति हुई, तो शासक ये था, संरक्षण इसने दिया बौद्ध संगति को, लेकिन इसने किसको एक्सेप्ट कर लिया, फिर जैन धर्म को एक्सेप्ट कर लिया था इसने, है ना। सर जी ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ कमेंट दिखाते रहो, ऊपर क्वेश्चन दिखाते रहो बच्चों को, अगर पूछ रहा है कोई तो। नहीं ठीक है। डेली सर ये ऐप दिक्कत करता है बच्चे, ठीक होगा, ठीक हो जाएगा ऐप, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ बच्चे 3 बजे। देखो आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि ऐसे ही क्लास चल रही, मेहनत कर रहा हूँ कि आप लोगों का सिलेक्शन निश्चित हो सके। तो 3 बजे मिलते हैं जीएस की क्लास में, ओके। और सब दोस्त आया करो 3 बजे, ठीक है, ओके। जीएस की क्लास वो आपकी सभी के लिए होती है, ग्रुप डी हो, लेखपाल हो, सबके लिए क्लास है बच्चे, क्योंकि जीएस कोई विशेष नहीं पूछी जाती है, ठीक है। अपना ध्यान रखेंगे, मिलते हैं, बाय बाय। और ये बहाना कोई मत बनाओ 10 घंटे 12 घंटे पढ़ना पड़ता है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, जो समय मिल रहा है बच्चे पढ़ो, उसमें उस समय को बेकार मत करो, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में, शाम को भी मिलेंगे, अपना ध्यान रखना। और सबसे विशेष बात, सैटरडे को मैराथन मत भूल जाना, साइंस की मैराथन, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के 500 बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हम कर रहे होंगे सैटरडे सुबह 8 बजे से, सभी बच्चों को वहां पहुंचना है, ठीक है। अपना ध्यान रखें,